लोग क्या इंटेक करता है, फूड को इंटेक करता है। तो फूड जो इंटेक करते हैं तो फूड को बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम इसलिए न्यूट्रिशन बताने का मतलब था, क्योंकि न्यूट्रिशन का दो टाइप होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेटेरोट्रॉफ। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्या हुआ? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? बोर्ड लाइट का थोड़ा कमी हो रहा है जी। आ रहा है सर। अब आ रहा है हाँ ठीक सर, है। तो उसका थोड़ा सा कनेक्शन को होगा। हाँ देखो, अब जैसे हम बताए न्यूट्रिशन, जैसे बोले कि यूटिलाइज करना है, फिर उसको मतलब कि ये न्यूट्रिशन क्या बताए कि इसको एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑब्टेन एट यूटिलाइज, दोनों हम लोग करते हैं। पहले ऑब्टेन करेंगे फिर यूटिलाइज करेंगे इसका फूड का। तो जब यहाँ फूड की बात आती है तो फूड के केस में क्या है कि या तो बनाना पड़ेगा या नहीं तो किसी ना किसी से लेना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन उसी हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से दो टाइप में बांटा गया, एक ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिएंट, कहने का मतलब जो खुद से फूड को बनाता है, सेल्फ न्यूट्रिएंट, ठीक है, या सेल्फ न्यूट्रिशन जो करता है। और ये होता है किसी ना किसी डिपेंड है अदर न्यूट्रिएंट पे, न्यूट्रिशन आई मीन अदर पार्ट पे डिपेंड है, ठीक है, मतलब किसी और पे डिपेंड है, ये सेल्फ न्यूट्रिशन है। कहने का मतलब कि देखो, जब ऑटोट्रॉफ लिखते हैं, जब सेल्फ न्यूट्रिशन लिखते हैं, तो सेल्फ न्यूट्रिशन या खुद का न्यूट्रिशन कौन कर सकता है, तो बस उसके लिए बस एक ही है, वो है प्लांट, ठीक है। बोलते हैं ना कि प्लांट खुद से खाना बनाता है, लेकिन हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट, हम लोग हेटेरोट्रॉफ में आ जाते हैं। लेकिन प्लांट जो खाना बनाता है उस टाइप को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अब जो प्लांट सेल्फ न्यूट्रिशन कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्फ फूड को सिंथेसाइज करता है, तो वो कौन करता है? प्लांट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये सेल्फ फूड को सिंथेसाइज करता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस है? तब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है खुद से क्या बनाता है? खाना बनाता है। मतलब कि प्लांट में अगर न्यूट्रिशन को कंप्लीट कराना है या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर उसको डिफाइन करना है, तो उसमें ये बताना पड़ता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से खाना बनाता है, और खुद से खाना बनाता है किसी ना किसी प्रोसेस से तो बनाता ही होगा, तो वो है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्लांट और बैक्टीरिया दो ही जगह हो सकता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बताए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेके लार्ज मॉलिक्यूल, या फिर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेके कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं। हम क्या बताए कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखो क्या हुआ, इनऑर्गेनिक को लिए और ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो या फिर तुम बोल सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी, जैसे मान लो रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, किसमें होता है? केमिकल एनर्जी में। ये भी एक प्रोसेस ही कहलाता है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस में क्या है कि हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेंगे और ऑर्गेनिक बनाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो इसका एग्जैक्टली क्या डिफिनेशन है, समझो। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब यहाँ H2O और प्लस CO2 दोनों है, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं H2O है प्लस CO2 है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। तो देखो ये हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया और ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज देना होगा कि क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट के हेल्प से ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज समझना, समझा रहे हैं तो ये तो समझ गए। इसके अलावा इसके टर्म में ही डिफिनेशन है। सबसे पहले ये बता, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाना, हम लोग मेकअप लिख सकते हैं, ठीक है। तब सोचो कि सनलाइट के हेल्प से कुछ चीज अगर बन रहा है तो वैसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो सनलाइट उसको कन्वर्ट कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल है, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक। और किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। क्योंकि ऑर्गेनिक को एज ए फूड, क्योंकि फूड को एज ए ऑर्गेनिक हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो
ऑर्गेनिक को ही वहां पे फूड कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ किसी को सर। दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हम क्या बताए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम, ऐसा तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस प्रोसेस में हम लोग CO2 H2O को लेंगे, आई मीन इनटेक करता है प्लांट और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा भी हम डिफिनेशन बोल सकते हैं। और ये डिफिनेशन बोल सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? तो सनलाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी। क्या हम बोले? सनलाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी। जब वो ग्लूकोज बनाता है H2N CO2 के हेल्प से तो बनता है ग्लूकोज, सॉरी H2N CO2 के हेल्प से जब वो कन्वर्ट करता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज केमिकल एनर्जी, इसलिए ये भी बोला गया है कि इस प्रोसेस में रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। डिफिनेशन में कुछ दिक्कत है तो पूछो। समझ में नहीं आया कुछ वैसा? नहीं सर, आ गया। नहीं सर। आ गया ना? यस सर। यस इसीलिए न्यूट्रिशन मेरा बताने का यही रीजन था, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटो एंड हेट्रो। तो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चार जो है वो चार चीज ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो वो है तुम्हारा क्या? तो सबसे पहले है H2O, दूसरा क्या है? CO2, तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हो जाएगा? सनलाइट। अच्छा एक चीज बताओ, सनलाइट जरूरी है या टेम्परेचर? सर लाइट। सनलाइट, टेम्परेचर नहीं। सर दोनों जरूरी होगा सर। सनलाइट टेम्परेचर रहेगा भी तो जरूरी टेम्परेचर है। तो रहेगा ना। अच्छा एक चीज और बताओ कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होने के लिए सबसे पहले स्टोमाटा पता है क्या होता है? हाँ सर, वो हाँ एयर सर। होल्स होता यस है व्हाट एयर लीफ के एब्जॉर्ब नीचे में। कहाँ होता है? सो टाइनी पोर प्रेजेंट्स इन सर लीफ। लीफ के नीचे में। सब बेस हाँ। पे लीप। हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक और चीज बताओ कि इस प्रोसेस में उसका कुछ रोल है? सर वहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ये गुड। क्या गैस कहते हैं, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अच्छा एक और बात बताओ कि जो तुम कोई पोर्स हमको बोला था, ठीक है, वो भी सही है। तो अच्छा एक चीज बताओ, जो ओपन एंड क्लोजिंग स्टोमाटा का जो मैकेनिज्म है उसके लिए सनलाइट चाहिए या टेम्परेचर चाहिए? सनलाइट। 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 सनलाइट चाहिए। टेम्परेचर देंगे तो नहीं होगा? सर टेम्परेचर तो तब तो सर डेजर्ट वाला लोग हर टाइम ही करेगा तो वहाँ वाटर नहीं ना है, इसलिए नहीं हो पाता है। जरा। पानी का कमी है ना जी। हाँ हाँ सर, हाँ है तो। सर लेकिन अगर रात में उसको टेम्परेचर देंगे तो स्टोमाटा नहीं खुलेगा। चलो एक आंसर तुम लोग बताओ। तुम लोग जानते हो मनी प्लांट को देखे हो? यस हाँ सर। सर। यस मनी प्लांट को कौन सा टेम्परेचर का जरूरत या सनलाइट का जरूरत पड़ता है? सनलाइट का तो जरूरत नहीं पड़ता है, ये तो हमको पता है। टेम्परेचर। टेम्परेचर का जरूरत। तो क्या एग्जैक्टली हम लोग बोल सकते हैं सनलाइट का जरूरत पड़ता है? अब कुछ ऐसा कंक्लूजन है तो तुम लोग बताओ, अपना 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 ओपिनियन दो, कुछ कमेंट करो इस पे। सर बिना सनलाइट मतलब हाँ बिना टेम्परेचर सनलाइट, कहाँ से आएगा? वही तो सर। अब सनलाइट रहेगा तो टेम्परेचर सर ऑप्टिमम हो ही जाएगा। ओ अंकित, अच्छा एक बात बताओ बाबू, ठंड के दिन में टेम्परेचर कहाँ रहता है उतना? तो सर थोड़ा सनलाइट ठंड रहता का है ना? दिन। हाँ सनलाइट रहता है। और अभी हाँ तो सर, बिना हाँ। सनलाइट के भी टेम्परेचर है। अभी तो खैर बारिश पड़ रहा है, एक अलग बात है, बट नॉर्मल गर्मी के दिनों में सर क्या होता दोनों है? इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, दोनों इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ सर सेफ दोनों साइड में रहते इम्पोर्टेंट हैं। है। चलो अच्छा, कौन बोली दोनों इम्पोर्टेंट है? देवी माँ। सब तो बोलिए रहा सर। सर सब कोई नहीं, बोल नहीं, रहा नहीं, है। कोई बोली पहले वही बोली, बोला बाद में। कौन बोली नाम कोई बताओ? क्लियर आयुष करो। आयुष। था? सर किसी का गला खराब है। सर आयुष पहले बोलो। अच्छा आयुष, चलो बोल बाबू, सनलाइट और टेम्परेचर दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे तुम अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कि हाँ यहाँ टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे सनलाइट चाहिए? आयुष।
है वो। अंकित मर खाएगा, वो देख के वो सर, समझ रहा है। आयुष बोलो। क्या हुआ अरे बात नहीं, क्लास सर? क्लास चल देख रहा रहे है, बात थे नहीं करेगा। बताओ कि आयुष बताओ कि सनलाइट एंड टेम्परेचर कहाँ कहाँ दोनों अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट है, या कैसे इसको तुम समझाओगे? डिफाइन करो, सबको सुन रहा है तुमको, आराम से तुमको जो मन में है बोलो, गलत सही बोलना हम शुरू से सिखाए हैं, बोलो। सनलाइट और टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का क्या काम हो सकता है फोटोसिंथेसिस में? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस में। नहीं, लॉस ऑफ वाटर अगर फोटोसिंथेसिस में ज्यादा होगा तो फिर तुम यहाँ तो हम टेम्परेचर भी लिखे हैं, सनलाइट भी लिखे हैं, हम ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखे हैं, हम अलग लिखे नहीं है। तो जैसे तुम बोले ना कि सर दोनों इंपॉर्टेंट है, या जो भी कोई बोली भी है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोनों इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ पे, ये चीज हमको जानना। क्योंकि ये दोनों में अगर तुमको डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों जरूरत है। क्योंकि सनलाइट देखो कंडीशंस भी होता है, जैसे अभी हम बोला मनी प्लांट को भी चाहिए टेम्परेचर, लेकिन उनको सनलाइट नहीं चाहिए। कुछ कुछ कंडीशंस है, वो एक्सेप्शन है, वो हम जान के तुम्हारे सामने एग्जांपल रखेंगे, तुमको कुछ ना कुछ इसमें कुछ कंक्लूजन निकलेगा। क्योंकि देखो मनी प्लांट है या कुछ वैसा घर में जो सजावटी प्लांट, जैसे ऑर्नामेंट प्लांट बोलते हैं, वो सब में क्या होता है, ज्यादा धूप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पानी की जरूरत पड़ता है। इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं कर रहा है, टेम्परेचर उसको चाहिए, टेम्परेचर वहां इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सनलाइट जरूरत नहीं। हाँ, इसीलिए हम पूछना चाह रहे हैं कि सनलाइट का क्या काम है इस प्रोसेस में, टेम्परेचर का क्या क्या काम है इस प्रोसेस में, हम वही जानना चाह रहे थे। अलग सर अलग टेम्परेचर का मतलब जैसे हमको टेम्परेचर का लग रहा है कि ये बस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मतलब आगे पीछे करेगा, हाँ, ज्यादा भी टेम्परेचर रहे तब भी ये खराब हाँ है ये बात सही है, एकदम और सही है कि कम भी रहे सनलाइट अगर अगर फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका वेरी करेगा ही करेगा। टेम्परेचर एक ऑप्टिमम होना चाहिए, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्टिमम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में मैक्सिमम मिनिमम सब वहाँ डिसाइड करता है, वो तो हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स में तुम लोग का है, ठीक और है। सर ये सनलाइट का ये है कि फोटोसिंथेसिस है, नाम में ही इसमें फोटो है सर, लाइट बिना कैसे होगा? चलो ठीक है, चलो अब हम तुमको कुछ अच्छा चीज बताते हैं, समझना। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से, फिर हम लोग सनलाइट में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला H2O, ठीक है, ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, ये तुम लोग सबको पता हुआ। वाटर, जैसे अगर हम लैंड प्लांट की बात करें तो वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सिंपल है, वो रूट के थ्रू लेगा, सॉरी रूट से लेगा, थ्रू किससे? रूट से लेगा थ्रू सॉइल, सॉइल में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एक्वाटिक होगा, मान लिया जो वो पानी में ही रहता होगा प्लांट, तो नॉर्मली जनरल सरफेस से इसको फुलफिल कर लेगा, जनरल सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, CO2 का भी वही चीज है। एक्चुअली लैंड प्लांट जो है CO2 को कैसे लेगा? तो ये जनरल सरफेस ऑफ लीफ, या डायरेक्टली लिख सकते हैं लीफ के थ्रू, क्योंकि लीव्स में ही हमारा स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म वहां पे मेंटेन होता है, ठीक है। दूसरा, एक्वाटिक प्लांट में कहाँ से आएगा? तो ये भी लीव्स से ही होगा, बट ये ध्यान रखो, यहाँ एक चीज समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है, गैस के फॉर्म में, आई मीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस जो है वो पानी वाला प्लांट कैसे उसको ले लेगा? वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में है, पानी में तो है नहीं, तो कैसे लेगा? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वो लीव्स से लेगा, ठीक है, बट एक्वाटिक आई मीन वाटर में CO2 एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, बाइकार्बोनेट, इसको हमेशा से ध्यान रखना। क्योंकि डायरेक्टली पानी में जो भी प्लांट है वो डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर से गैस नहीं ले सकता है। तो जब वो वाटर को इनटेक करता है तो उस वाटर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट। तो दिक्कत बाइकार्बोनेट, बार बार बोल रहे, ध्यान रखना कि पानी में आई मीन वाटर में जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो घुला हुआ रहता है, डिसॉल्व स्टेट में रहता है। जब पानी लेगा तो पानी के साथ साथ में CO2 भी आ जाता है, समझ आया? ठीक है। हाँ अब सर। हम लोग आते हैं, हाँ अब हम लोग आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट का, क्योंकि क्लोरोफिल सबसे पहले एक तो कलर इसका ग्रीन होता है, ठीक है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा मेन काम जो
फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल है तो ये ट्रैप करने का काम करेगा, ट्रैपिंग ऑफ क्या, सोलर एनर्जी, सोलर लाइट या सोलर एनर्जी जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कोई वैसा प्लांट का एग्जांपल बताओ जो कि बहुत ही कॉमन है, तुम लोग 9th में भी पढ़े हो, कोई ऐसा कॉमन बताओ जो कि क्लोरोफिल इसमें नहीं है लेकिन है वो प्लांट, और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो हेटेरोट्रॉफ, आई मीन सर। किसी और पे वो डिपेंड है। सर मशरूम, बहुत मशरूम, वीनस फ्लाई मशरूम। ट्रैप और सर वी से कुछ सर नाम। रफलेशिया। रफलेशिया क्लोरोफिल नहीं होता उसमें। नहीं सर, सर रेड पिक्चर होता है। प्लांट। सर टीचर वीनस फ्लाई ट्रैप। वैसे एक चीज बता देते हैं, तुम लोग जो मशरूम बोले हो वही आंसर होगा, यस ठीक है। तो वीनस पहले फ्लाई मशरूम बोला था। ट्रैप, देखो वीनस फ्लाई ट्रैप को हम क्लोरोफिल नहीं होता है ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो भी एग्जांपल लिए रफलेशिया वगैरह में भी होता है कहीं ना कहीं क्लोरोफिल। रफलेशिया फ्लावर है ना, हाँ सर। रफलेशिया सबसे बड़ा फ्लावर, 6 to 7 फीट का फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फंगी एक ऐसा प्लांट है जो एक क्लोरोफिलस है, ठीक है, और इसी के कारण क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो किसी और ना किसी और पे डिपेंड है। वेनस फ्लाई ट्रैप तुम बोले, वेनस फ्लाई ट्रैप है, फीचर प्लांट है। वेनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, वो फ्लाई को ट्रैप करता है, क्यों? इंसेक्टिवोरस प्लांट, फीचर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। आखिर वो क्यों ऐसा करता है, ठीक है, ताकि चलो उसको इसका आंसर न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन, Soil में नहीं होता। कौन सा न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन। क्यों चाहिए नाइट्रोजन? क्योंकि उसके सॉइल में नाइट्रोजन का ज्यादा मात्रा हाँ, नहीं होता जहाँ है। वो ग्रोथ करता है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हाँ। का ध्यान देना। कोई भी प्लांट हो वो सबसे ज्यादा N2 फिक्सेशन प्रोसेस करता है, क्योंकि N2 फिक्सेशन नहीं करेगा तो नाइट्रोजन उसको मिलेगा नहीं, और नाइट्रोजन मिलेगा नहीं तो प्रोटीन बनाएगा नहीं, और प्रोटीन अगर बनाएगा नहीं तो कोई दुनिया का सेल नहीं है जो सर्वाइव कर पाए, चाहे कोई सा सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ले या यूकैरियोटिक लेते हैं। तो कोई भी ईच एंड एवरी सेल के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों के केस में, एनिमल के केस में क्या होता है, प्रोटीन की हम लोग खा लेते हैं, हम लोग कुछ भी प्रोटीन मतलब कंटेंट फूड ले लिए, या फिर हम लोग कुछ भी हो कैसे भी तरह उसको खाना खा लिए, सिंपल है। लेकिन प्लांट के केस में प्रोटीन को खिलाया नहीं जा सकता है, वो लोग प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करेगा ही करेगा, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन नहीं जाएगा तब तक प्रोटीन बन ही नहीं सकता है। तो जितना भी विनस फ्लाई ट्रैप है, फीचर प्लांट, वो सब क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, कवर अप करके उसको मार के उससे न्यूट्रिएंट लेता है, फिर नाइट्रोजन को फिक्स करता है क्योंकि उससे प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन सॉइल से नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से तो लेगा, इसलिए वो सब एग्जाम्पल है। जो भी बोले बहुत अच्छी बात है। क्लोरोफिल का हम बताए ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। तुम्हारे सामने एक क्लोरोफिलस प्लांट भी दिखा जो हम बोले क्या कि वो फंगी है। तो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, अगर सोलर एनर्जी का ट्रैपिंग नहीं हो पाया तो कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, मैक्सिमम केस में कुछ कुछ को छोड़ के, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद देख सकते हो, अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, तुम घर पे कोई भी फ्लावर का प्लांट लगाओ, ठीक है, उसको धूप में रखो ही नहीं, वो मर जाएगा एक सप्ताह दिन बाद या मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको सोलर एनर्जी नहीं मिल रहा है, और सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे, कितना तो वो बहुत कोई, हाँ बोलो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि ज्यादातर पेड़ वगैरह मतलब पौधा ये सब सिर्फ बारिश के टाइम पे लगाना चाहिए? एक्चुअली में वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर का जो अवेलेबिलिटी अगर नहीं हुआ तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड, जितना भी सीड प्लांट वाला है, आई मीन सीड लगाते हैं, तो उस तरह का प्लांट को वाटर बहुत चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि देखो अब डिपेंड करता है, जैसे बरसात के मौसम पे क्या होता है, बरसात के मौसम में कौन सा ज्यादा होता है, लीचेस, जो एल्गी वगैरह। वो तो ठीक है, बट खाने में बताओ कि हम लोग ऐसा हाँ। क्या, जो फूड आइटम्स में कौन सा फूड आइटम सबसे आता होता है, सिर्फ राइस वगैरह। राइस वगैरह आता है। सब मेज। राइस, हाँ हाँ। राइस है, मेज जो भी है, इसमें जो भी प्लांट रेनी सीजन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस प्लांट को वाटर ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए गर्मी के दिन में भी तो हम लोग लगाते हैं। अभी देखो कट रहा है ना गेहूं वगैरह,
ठीक है, तो तो उसको वो पानी फिर कम चाहिए। मरता क्यों नहीं है सर? टेम्परेचर तो फिर सनलाइट रहता तो फिर वो मरता क्यों नहीं है? किसमें किसमें? सर वही मतलब देखो जो राइस वगैरह का जो हम लोग लगाते हैं वो फिर देखो सनलाइट देखो सनलाइट ठीक है, बट अगर उसको पानी देते जाओगे ना तो वो सनलाइट यूज होते रहेगा, ठीक है। यस सर। इसीलिए देखो, ऐसा नहीं कि गर्मी वाला जो प्लांट है या फिर क्रॉप कल्टीवेशन जो भी करता है उसमें तो उसमें पानी उसको भी चाहिए। गर्मी के दिन में पानी नहीं देगा तो सूख जाएगा, तुम नॉर्मल देख सकते हो, ये तो नॉर्मल प्लांट में तुमको दिख जाएगा ना, ठीक है। हाँ ये चीज है कि टेम्परेचर मेंटेन करने का एबिलिटी एंड वाटर का कंटेंट का जो क्वांटिटी है, वाटर क्वांटिटी वो कम होता है, तो कम पे भी वो सनलाइट को यूज कर लेता है, सिंपल है। अब जैसे मान लो तुम जाओगे किसी भी तुम गर्म वाले क्षेत्र में जाओ, वहां पे तुमको ज्यादा जंगल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी जंगल में वो क्योंकि इसका मैं क्या C4 C3 बहुत सारा प्लांट है। फोटोसिंथेसिस छोटा सा टॉपिक तुम लोग को दिया है, लेकिन अगर तुम यही 11-12 में जाओगे, 11th में जाओगे तो इसका पूरा चैप्टर है। चैप्टर में पूरा चीज दिया हुआ है कि कौन कहाँ, जैसे C4 प्लांट जो होता है, C4 मतलब कार्बन 4 प्लांट जो होता है, वो ज्यादा CO2 को करता है इनटेक, और ज्यादा CO2 के लिए टेम्परेचर भी उसको ज्यादा चाहिए, तो सबका एडेप्टेशन अलग अलग है, ठीक है। बट कॉमन चीज यही है कि क्लोरोफिल अगर मतलब हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं, क्लोरोफिल क्यों चाहिए, तो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। हर एक सीजन का कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है, ऐसा नहीं कि गर्मी के दिन में तो पानी कम चाहिए, पानी कम चाहिए, लेकिन उसके अलावा टेम्परेचर भी वहां पर मेंटेन होना चाहिए। ज्यादा अगर टेम्परेचर हो तो पानी का कमी होगा तो सूख जाएगा, बोलता भी है कितना ज्यादा धूप पड़ा कि ये मर गया, ठीक है ना। तो ये चीज होता है समझे। तो हम आ रहे अपने टॉपिक पे आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करेगा तो फर्दर जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे बता रहे हैं, वो फर्दर जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्लोरोफिल का कुछ है और हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर है सनलाइट। सोचो कि सनलाइट का क्या जरूरत पड़ेगा प्लांट को, तो ध्यान रखना कि सनलाइट को ट्रैप करेगा कौन? क्लोरोफिल। लेकिन सनलाइट का काम है फोटोलाइसिस प्रोसेस करवाना, क्योंकि जब तक तुम फोटोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगा प्लांट में, कभी भी वो फूड को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फोटोलाइसिस क्या होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझे? अभी हम क्लोरोफिल के बारे में और बताने वाले हैं, इतना समझे ना? हाँ यस सर। सर। यस नोट करो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम लोग को डिटेल स्टडी करना है, क्या होता नहीं होता, इसको नोट करो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी। नोट कर लो जगह तो बताना, ठीक है। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस सर। हाँ हाँ। चलो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि कंटेन करता है क्लोरो। सबसे पहले बताओ क्लोरोप्लास्ट किस सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का, ठीक है, गुड। प्लास्टिड्स का 3 होता है, एक ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरो। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। तो सबसे फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इस तरह से समझना, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। और इसमें जो है इस तरह का बंचिंग में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। शायद बुक होगा तो सामने देखो, होगा इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है समझना। ये जो है ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलेंगे? ग्रैना। एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं थैलाकॉइड, ठीक है। ये पूरे को बोलते हैं सेल इनवेलप,
सेल इनवेलप, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है तो इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं और इसको इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजन है ये स्पेस वाला, इसको स्ट्रोमा भी बोल रहे हैं या फिर इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स, दोनों नाम है इसका। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो मेन तुमको दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो पहला फर्स्ट जो ग्रेना रीजन है उसमें होगा लाइट रिएक्शन। ठीक है, तुम लोग कुछ कुछ बताना अभी। दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। अच्छा, ये बताओ कि क्यों हम लोग बोलते हैं कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, देखो इसका दो ही पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा स्ट्रोमा, एक है ग्रेना। बाकी बात ये तो इसका स्ट्रक्चर, उसका थैलाकॉइड भी बताएंगे क्या होता है। बताओ कि लाइट रिएक्शन लिखने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, लाइट रिएक्शन लिखने का मतलब यहाँ क्या, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म यहीं पे डिपेंड कर जाता है, इसी स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है। बता सकते हो लाइट रिएक्शन यहाँ ग्रेना में लिखने का क्या मतलब है? सर यहाँ पे शायद सोलर एनर्जी ट्रैप होता है। हाँ, देखो दो चीज ध्यान रखो कि फोटोसिंथेसिस जो होता है कि एक तो क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन दूसरा बात यह है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इधर मतलब एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सनलाइट का जरूरत पड़ता है, मतलब कि वो सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में काम करेगा, और एक ऐसा है जो कि सनलाइट के एब्सेंस में काम करेगा। अगर मान लीजिए अभी की बात करते हैं तो अभी हम लोग का सनलाइट कहीं दिख नहीं रहा है, तो प्लांट ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, वो कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और अगर दिन में करता है, सनलाइट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रैनल रीजन में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज ग्रैना? तो ग्रैना जो है वो बना है थैलाकॉइड के बंचिंग से। देखो एक सिंगल को हम लिखे यहाँ पे थैलाकॉइड, ध्यान देना, एक बंचिंग को हम क्या लिखे हैं, थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड जब ये ग्रुप में, जब ये बंच में होता है तो उसी को बोलते हैं ग्रैना। अगर हम ग्रैना में लाइट रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब ग्रैना में क्लोरोफिल है, बट ग्रैना बना किससे है, तो बंचिंग ऑफ थैलाकॉइड। तो एक चीज ध्यान रखना कि थैलाकॉइड एग्जैक्टली मतलब पार्ट है या क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है जो एग्जैक्टली क्लोरोफिल कंटेन करता है। समझ आया? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, थैलाकॉइड एक सिंगल यूनिट है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, और थैलाकॉइड जो है उसी से बंचिंग होके मिला है ग्रैना, और ग्रैना वाले पार्ट में ही लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा लिखे हैं इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ डार्क रिएक्शन लिखते हैं। आई मीन डार्क रिएक्शन यहाँ होता है क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। एक चीज और चीज तुमको बताते हैं कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। तो एक सवाल है कि क्या दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या सिर्फ ग्रैना में ही एक्टिविटी या मैकेनिज्म देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि सिर्फ लाइट में ग्रैना ही अपना काम करेगा। लाइट हो या डार्क हो, फोटोसिंथेसिस दोनों काम करता है, क्योंकि यहाँ रीजन अलग अलग है। ठीक है, स्ट्रोमा भी अलग रीजन है, ग्रैना भी अलग रीजन है तो क्लोरोप्लास्ट ही, दोनों का तो यही दोनों पार्ट है ना। तो दोनों मैकेनिज्म एक साथ होता है, तो लाइट रहे या ना रहे, डार्क एंड लाइट जो मैकेनिज्म है, या फिर ग्रैना एंड स्ट्रोमा दोनों एक्टिव है, एक टाइम ग्रैना एक टाइम स्ट्रोमा, ये चीज है इसमें। तो हम बताए कि ग्रैना में लाइट एंड स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, क्यों समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दे क्लोरोफिल, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। हम क्या लिख रहे हैं, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। अब एक सवाल है कि आखिर ये क्लोरोफिल जो है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता क्यों है? आखिर सोलर एनर्जी का क्या काम है? इसके अलावा कुछ और जान लो। क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है, इसके अलावा इसमें
कैरोटी एसेसरी 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 पिगमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एसेसरी पिगमेंट में कौन कौन है? तो एक होता है ज़ैंथोफिल और एक होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। अब एक ये सवाल है कि आखिर इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, ये होता है कंप्लीट येलो और ये होगा ऑरेंज। रेड ऑरेंज ग्रीन। ऑरेंज ग्रीन लिख सकते हो या रेड ग्रीन लिख सकते हो? रेड है। हाँ चलो, रेड ग्रीन दोनों मिक्स कलर होता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन प्रोवाइड करेगा। ग्रीन इसलिए प्लांट ग्रीन नजर आता है क्योंकि पूरे क्लोरोफिल है। उसके साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट ये भी कंटेन करता है, इसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो क्लोरोफिल का ये। अब एक सवाल है कि आखिर ग्रीन कलर आई मीन क्लोरोफिल है ही, तो इसके अलावा जो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स है उसका क्या काम है? उस पिगमेंट का क्या काम है? तो देखो, क्लोरोफिल का काम है ट्रैप करना, लेकिन उस ट्रैपिंग एनर्जी को प्रोसीड कराना या फिर आगे की तरफ भेजना, ये इस दोनों का काम होता है। समझ में आया? क्या मतलब सर ये? देखो एक्चुअली क्या है ना, इस नहीं समझ में आया। सबसे क्लोरोफिल तक समझ में आ गया ना? यस सर। देखो एक्चुअली क्या है कि जब ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी होता है तो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में रहता है। तो वहां पे जो फॉर्म रहता है वो फोटोन एनर्जी बोलते हैं, जो पैकेट के फॉर्म में रहता है। वो ट्रैप किया, ठीक है। लीफ में जब पड़ा क्लोरोफिल तो ट्रैप किया, लेकिन सोचो खाना बनता कहाँ होगा? स्टोमाटा भी तो जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वहां से फोटोसिंथेटिक सेंटर तक जाने के लिए कोई ना कोई तो एसेसरी पिगमेंट चाहिए। तो ये है तुम्हारा ज़ैंथो एंड कैरोटीनॉइड। समझ आया? यस सर। हाँ देखो सिंपल तो समझो कि ट्रैप कर लिया, लेकिन उसको वहां से आई मीन ट्रैपिंग वाला साइड से लेके फूड का सिंथेसाइजिंग यूनिट तक बनाने का काम, सॉरी फूड जहां पे बनता है उस वहां तक पहुंचाने का काम कोई तो करेगा, ठीक है। तो एक मान लो ट्रैप कर लिया, वो क्लोरोफिल था जो मेन था। अब वहां से फिर लेके जाना फोटोसिंथेटिक साइट के पास, तो वो इस पिगमेंट का काम है इस एनर्जी को लेके जाना, ठीक है। तुम सोचो क्लोरोफिल सबसे ऊपर, उसके बीच में स्टोमाटा वगैरह है, तो वहां से क्लोरोफिल ट्रैप किया, फिर स्टोमाटा तक ले जाने का काम करता है, ऐसे समझो, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये चीज हो गया। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, एसेसरी जो भी है, ठीक है। इसको नोट करके जल्दी अच्छा सर, ज़ैंथोफिल के बगल में क्या लिखा हुआ सर? कैरोटीनॉइड्स। ज़ैंथोफिल का स्पेलिंग थोड़ा सा, कैरोटीनॉइड CAROTENOID। जल्दी मैं ना, हाँ बोलो। सर हो गया ना? चलो ये चीज है। अब हम लोग इसको सबको नोट कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ Yes, ठीक। sir. चलो अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे, अब हम लोग सनलाइट पे, क्योंकि सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज तुम लोग को हम डिफरेंस नहीं बताया, बट डिफरेंस तुम लोग को बता। देखो सनलाइट का काम है एनर्जी देना, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल को लीफ को दिया, लेकिन लीफ के ही अंदर में जो स्टोमाटा है उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो काम है वो कौन करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम कौन करेगा? टेम्परेचर करेगा। तो टेम्परेचर स्टोमाटा के केस में यूज हो जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल के केस में कौन यूज होगा? सनलाइट। अब समझे? देखो अब जो हम लोग सनलाइट या सोलर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चीज ध्यान देना
कि सनलाइट या सोलर एनर्जी वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का जो है वो लिमिट है, वो पता होगा 400 to 700। एक चीज बताओ कि सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट में जो होता है वो कौन सा लाइट है, विजिबल लाइट है। हम लोग बहुत सारा लाइट है, विजिबल रे है, तो यहाँ विजिबल रे या लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को 7 कलर दिखता है। तो सबसे पहला जो सोलर एनर्जी का फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगा, तो इस दोनों के बीच में जो है होना होगा। बट ध्यान रखना 400 और 700, 400 एंड 700 एंगस्ट्रम जो होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर तुमसे पूछ दे कि सनलाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका जो वेवलेंथ है वो कितना है, तो कितना मतलब कौन वेवलेंथ जो है, किस टाइप का वेवलेंथ जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 400 और 700। अगर इतना से कम मिला तो कभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसीड नहीं कर पाएगा, और इतना टेम्परेचर इतना वेवलेंथ से ज्यादा मिल गया तो फोटोसिंथेसिस करना तो दूर हो सकता है, उसको मार भी दे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। समझ आया, एंगस्ट्रम एंड एनएम ये सब तो पढ़े होगे, ठीक है। अब देखो विजिबल रे या विजिबल लाइट 7 कलर है जिसको विबग्योर हम लोग बोलते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि सोलर एनर्जी में कौन सा, क्योंकि विजिबल जो सनलाइट का जो रे है विजिबल रे, तो उसमें से कौन सा कलर मोस्ट इफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये याद रखना, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू ये दोनों कलर बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। और वेवलेंथ कितना है तुम्हारे सामने, 400 to 700। समझ आया? यस सर। हाँ सर। अब देखो टेम्परेचर का जब बात करते हैं तो इस मैकेनिज्म में सबसे मेन जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या, स्टोमाटा, ठीक है, ये चीज है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसको जैसे मान लो कि ये है स्टोमाटा, ये अभी ये इस दोनों सेल को क्या बोलते हैं बताओ? गार्ड सेल। और ये बीच वाले बोलते हैं स्टोमेटल पोर, यह अपर्चर। साइड में बहुत सारा है, ये दो चीज है। उसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये काम कैसे करता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए सबसे मेन प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस होगा तभी ये मैकेनिज्म हो सकता है, नहीं तो नहीं। वो है टर्जिडिटी प्रोसेस। टर्जिडिटी ये किसको पता है, व्हाट इज टर्जिडिटी? सर वो पानी मिलने सेल वॉल की वजह से होता है सर। हाँ ठीक है, चलो, और पानी की वजह से होगा। देखो एकदम स्टिफ बन जाता है। हाँ फूल स्टीफ जाता है। बोल सकते हो, या फिर हाँ स्टीफ ही है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है वो, क्योंकि लॉस करेगा, अगर भरेगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो देखो हो टर्जिडिटी जैसे बोले तो अंकित सही बोला कि वाटर के थ्रू जो प्रेशर बना के उसको स्टिफ कर दे वही टर्जिडिटी होता है। काम कैसे करता है समझो, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में है तो हम इसलिए इसको बता भी दे रहे हैं, नहीं तो फिर ये तो अलग ही थोड़ा मैकेनिज्म है। ट्रांसपिरेशन भी सारी इसी में। देखो ये एक्चुअली हम ओपन बना दिए, चलो कोई बात। सबसे फर्स्ट में ध्यान देना कि स्टोमाटा का जो साइड है, ये वाला अंदर वाला जो साइड है वो हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होगा। वो एकदम हार्ड है, वो एकदम कड़ा रहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। तो होता क्या है, जब इस सेल में गार्ड सेल में पानी का फिल्डअप होगा तो पानी के फिल्डअप होने से वाटर उसके वॉल पे प्रेशर डालेगा और उसके वॉल भी उस पे प्रेशर डालेगा। अब दोनों जब प्रेशर बैलेंस हो जाएगा तो ये धीरे धीरे स्टिफ होकर धीरे धीरे फूल जाएगा, और ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
और इसी से CO2 अंदर आने स्टार्ट। लेकिन एक यहाँ सोचने वाला बात है कि आखिर ये जो स्टोमाटा एंड गार्ड सेल है ये कंट्रोल कैसे होता है। कंट्रोल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सोचो किसी बैलून में हम पानी भरते जाओ वो फट जाएगा ना, तो ये भी तो सेल है। तो ये यहाँ ये चीज कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि फटने तो दे नहीं रहा है स्टोमाटा, क्योंकि अल्टीमेटली सेल है। तुम नॉर्मल किसी भी सेल में तुम पानी भरते जाओ, कितना प्रेशर हो जाएगा, एक बार में फट जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एक फाइब्रिल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल फिलामेंट टाइप से है, जो कि जैसा एक टाइम पे आता वो धागा टाइप से वो उसको रोक देता है, उसको नहीं बढ़ने देता है, जिसके कारण जो मैकेनिज्म है वहां पे स्टॉप हो जाता है। अब एक और सवाल है कि ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म है, इसके लिए कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे K+ ग्लूकोज। अच्छा, K+ अगर बाहर में ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगा, वाटर को अंदर जाने दे देगा। लेकिन अगर ग्लूकोज या स्टार्च रहेगा ना, ज्यादा रहेगा तो ये जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च है तो ग्लूकोज या स्टार्च कम, K+ का कंसंट्रेशन हाई, तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट, वरना ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही है, ये चीज तुम लोग 9th में भी पढ़े होगे। ठीक है, वहां पे था, और ट्रांसलेशन में भी शायद आएगा। ठीक है, तो हम लोग वहां भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज है, इसको ध्यान रखना। तो स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है K+ एंड ग्लूकोज, और साथ साथ में गार्ड सेल कैसे काम करता है, टर्जिडिटी कैसे मेंटेन होता है, ये तुम्हारे सामने। ये भी बहुत होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हुआ नहीं ना तो CO2 अंदर कभी भी नहीं आ सकता है, और CO2 नहीं आएगा तो वो यूज ही नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई इस चैप्टर में ये चीज मैकेनिज्म है क्या तुम्हारे बुक में? ये मैकेनिज्म है कि नहीं है? क्योंकि ये ट्रांसलेशन का भी एक पार्ट है, फोटोसिंथेसिस में है कि नहीं है, ये बताओ। सर है है ना? चलो, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो सर ये पोटेशियम और ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टोमाटा के बाहर। पोटेशियम का लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, अगर हाई नहीं होगा ना तो वाटर का परमेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है। सेल का मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को मेंटेन करना है। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है उसको परमेबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो K+ अगर यहाँ नहीं एक्स्ट्रा होगा ना तो ये परमेबिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इस मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, शायद तुम्हारे बुक में भी होगा ये चीज, ऐसा K+ एंड ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये चीज है, बस यही है तुम्हारा। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर। तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर अप हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो है ना, एक छोटा सा और है, 2-4 मिनट का डिस्कशन है, उसको भी खत्म ही कर देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास का मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में तुम लोग को हम एक बात लिखे थे कि सनलाइट क्यों चाहिए, सोलर एनर्जी क्यों चाहिए। तो हम वहां पे लिखे थे क्या? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आता है। ये प्रोसेस पढ़ेंगे भी लाइट रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या हुआ, तुम लोग इसका डेफिनेशन खुद बताओगे। फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट, चलो लाइट, ठीक है। लाइसिस का मतलब also to mix, लाइसिस का मतलब mixing, ब्रेक करना, break। ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो स्प्लिट। क्या सर? स्प्लिट। और वाटर तो वाटर ही है। तो अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? Splitting of water in the presence of sunlight. गुड। जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, लाइट एंड डार्क। ठीक है, लाइट एंड डार्क जो है
उसके लिए लाइट का सबसे पहला प्रोसेस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जब ये टूटेगा तभी आगे फंक्शन करेगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म बताएंगे। ये बताने का रीजन क्या था, देखो जब तक वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सनलाइट या फोटो जो है हम लोग बोल सकते हैं, या सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सनलाइट इंपॉर्टेंट है इसीलिए वहां पे क्लोरोफिल भी है, क्योंकि क्लोरोफिल अगर है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखो सब कैसे दूसरे से डिपेंड है, ठीक है। और अगर सनलाइट नहीं है तो क्या क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है। अगर क्लोरोफिल है इसका मतलब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, और सनलाइट का काम होता है H2O को ब्रेक करना। H2O को ब्रेक करेगा तब वहां पे मैकेनिज्म है कि वो एनर्जी देगा, और एनर्जी देके फिर CO2 को ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास मैकेनिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्योंकि इसका 3-4 स्टेप है। समझ में आएगा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्लोरोफिल क्यों चाहिए तुम लोग बताओ, क्लोरोफिल क्यों चाहिए? सर सोलर एनर्जी ट्रैप करना है। सनलाइट क्यों चाहिए? टेकिंग अ वाटर H2O को ब्रेक करना है। H2O को ब्रेक करके क्या होगा, तो उससे जो भी हम लोग को एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी फिर कहाँ पे चला जाएगा, CO2 में। CO2 में जाएगा तो या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या तो वो रिड्यूस होगा। ये दोनों मैकेनिज्म होने के बाद ही कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज बन गया तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। समझ आया? हाँ। अच्छा, अब बताओ यहाँ तक जहाँ तक रॉ मटेरियल तक समझाए हैं, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो? क्योंकि मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो अभी भी। नो सर, नो सर। समझ गए? नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग का एक्टिविटी वगैरह से भी क्वेश्चंस होगा ही होगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान देना, देखना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सारे एक्टिविटी में ये दिखाया कि CO2 कहाँ क्यों जरूरत है, H वाटर क्यों जरूरत है, सनलाइट क्यों जरूरत है, ये सब बताया है। समझ गए? ठीक है, ठीक है। फिर सबको थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ एक और बात सुनो, किसी कोई वैसा न्यू स्टूडेंट जो इधर 1-2 क्लास से ऐड हुए हो? सुप्रीत। और कोई वैसा? क्योंकि देखो ये तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा स्टार्टिंग छूटा था मेरा। अच्छा ठीक है, तो वही पूछना था, क्योंकि पिछले नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो प्रीवियस छूटा है ना वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक बोलने का मतलब, ठीक है। हाँ सर।